बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिक शहजाद और आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 1 की फिजिक्स, उसका चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसके हम हाफ करेंगे, हाफ नेक्स्ट पोर्शन में बनाएंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है 21 है, तो इसलिए हाफ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हाफ इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, इनको करने से पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो ये हमारे बोर्ड के पेपर का मेजर पार्ट है। फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो तकरीबन 60 से 70% जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज वाले आते हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस का आपको अंदाजा हो गया है। इनको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सवाल कितना आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, वीडियो को एंड तक देखिएगा और तमाम क्वेश्चन आपने समझने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन बेटे है डिफाइन द टर्म यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये अलग-अलग वे शॉर्ट में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 चीजें पूछी गई हैं, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और कंपोनेंट वेक्टर। सबसे पहले बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिटी से निकला है सिंगल 1 से, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिटी होगा, उस वेक्टर को बच्चों आप क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। और इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर आपको क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है और इसको आप रिप्रेजेंट बच्चों करते हैं कैप के। सपोज दैट एक वेक्टर ए है जिसका आपने यूनिट वेक्टर लिखना है, कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ये बेटे आपके पास यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन और फार्मूला हो गया। और बाकी एक आध बात ये भी एमसीक्यू में आपसे पूछी जाती है, एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, वाई एक्सिस में बच्चों जो होता है वो जे होता है और जी एक्सिस में जो होता है वो क्या होता है? के होता है। आप इनको बना भी सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ये आपको पता होना चाहिए, वाई में जे और जी में के। अब नेक्स्ट बेटे आपका दूसरा है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन नाम से जाहिर है कि इसने आपको पोजीशन बतानी है बेसिकली, या लोकेशन बतानी है। तो एक ऐसा वेक्टर विच डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, ये आपको लोकेशन बताएगा। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, एक सपोज प्लेन बना देता हूँ मैं, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये क्या है? वाई एक्सिस। ये पॉइंट पी है बच्चों, सपोज दैट इसकी ये ओरिजिन से आपने क्या बतानी है? लोकेशन बतानी। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है या वो पॉइंट जिसके लिहाज से आपने बतानी है। ये पॉइंट है सपोज ए व बी, तो ये वेक्टर ये आर ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर को। तो पोजीशन वेक्टर कौन सा वेक्टर हुआ? वो वेक्टर जो डिस्क्राइब करता है क्या भला? लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस या ओरिजिन वाले पॉइंट। ठीक है जी, आप पोजीशन वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी जे, या अगर आप स्पेस में लिखेंगे तो आप 3 एक्सिस हो जाएंगे, बी जे प्लस सी के। ठीक है जी। अब लास्ट बेटे इस क्वेश्चन का हिस्सा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट बेटे होती है अफेक्टिव वैल्यू। क्या होती है? अफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन सर्टेन डायरेक्शन, या किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो वेक्टर की वैल्यू होगी। अफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन सर्टेन डायरेक्शन। बेटे ये जो तीनों टॉपिक्स हैं, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इन तीनों के बारे में वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। आप अगर इनका डिटेल में कांसेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। बाकी ये शॉर्ट के लिहाज से आप इतना ही लिख दें तो आपकी हाजिरी लग जाएगी, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट बेटे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वह जी द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर हैं, गिव्स ए 0 रिजल्टेंट, और तीनों रिजल्टेंट कितना देते हैं? 0। व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर? तो वेक्टर्स की ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए कि अगर वो आपके पास जो वेक्टर्स हैं उनको जमा करें तो उनका सम क्या आए? 0 आए। अब बेटे ना जरा यहाँ पे देखिएगा, मैं एक वेक्टर, आप जानते हैं कि वेक्टर्स को हम जो ऐड करते हैं बच्चों वो करते हैं हेड टू टेल रूल से। सपोज दैट एक वेक्टर ये है ए, कंसीडर कर लें एक वेक्टर क्या है? ए। अब मैं इसमें जमा करना चाहता हूं बी, तो मैं इसके हेड पे बी की क्या रखूंगा? टेल,
ये वेक्टर क्या आ गया बी। तीसरा वेक्टर जो मैं जमा कर रहा हूं इसमें वो सपोज करें सी है, उसकी टेल सेकंड के हेड पे आएगी, तो ये आ गया सी। ये बेटे तीन वेक्टर्स आ गए, क्लोज शेप बन गई, एक बेसिकली ये ट्राइंगल बन गई। अब रिजल्टेंट हम कैसे ड्रा करते हैं, पहले की टेल से टेल और लास्ट के हेड से हेड। अब पहले की टेल भी इसी पॉइंट पे है और लास्ट का हेड भी इसी पॉइंट पे, तो हम रिजल्टेंट कहां ड्रा करेंगे, सर जगह ही नहीं है। तो इट मींस कि आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई आपके पास जवाब नहीं आएगा, तो अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं, इफ थ्री वेक्टर्स ज्वाइन बाय हेड टू टेल रूल एंड फॉर्म ए ट्राइएंगल। अगर ये एक मुस्ततील या ट्राइएंगल बना देते हैं तो फिर इनका सम क्या होगा, विल बी 0। इसके लिए तीन वेक्टर कंसीडर करें, उनके ट्राइएंगल की शेप में लिख दें, तो आपके पास रिजल्टेंट कितना बच्चों आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब एक थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, ए वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन। बच्चों ना यहाँ पे आपके पास एक्स वाई प्लेन है, पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि बाद में वेक्टर बनाते हैं। ये बच्चों एक्स वाई प्लेन है आपके पास, यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है और यहाँ पे नेगेटिव वाई है। इस प्लेन के अंदर बच्चों एक वेक्टर मौजूद है, ठीक है जी। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। पहली बात ये है कि इसके आपने बताने हैं ओरिएंटेशन बतानी, जब इसके दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो, नेगेटिव हो। तो बेटे आप देखें यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपके पास क्वाड्रेंट है, इसका फर्स्ट, ये है सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब जानते हैं कि अगर इसके अंदर वेक्टर होगा तो x भी क्या आएगा पॉजिटिव और y भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो मतलब ये तो पहले मेजर होंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। सेकंड की अगर बेटे बात करें तो x नेगेटिव है, y क्या है पॉजिटिव। जबकि थर्ड की बात करें तो x भी नेगेटिव है और y भी क्या है नेगेटिव। इसका मतलब अगर वेक्टर a है और वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे नेगेटिव होंगे। मतलब अगर ये वेक्टर a है, a का x भी क्या होगा नेगेटिव और a का y भी क्या होगा नेगेटिव। ये बेटे पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, पहला एक नंबर आपने सोल्व कर, ये एमसीक्यू में बात आ सकती है। दूसरा है फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव ऑपोजिट साइन, और किस ओरिएंटेशन के लिए इसके जो कंपोनेंट है वो उनके ऑपोजिट साइन होंगे। दोबारा से बच्चों आप प्लेन ड्रा करें, प्लेन आपने बना लिया जी। आप जानते हैं जी पॉजिटिव x नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव y, और इसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब बेटे ना आपने बताने हैं कि कंपोनेंट ऑपोजिट किस किस में होंगे। तो अगर ऑपोजिट की बात आ गई है तो जो फर्स्ट है उसमें तो दोनों पॉजिटिव है, जबकि सेकंड में x नेगेटिव है y क्या है पॉजिटिव। तो आप कह सकते हैं कि इसमें अगर ये वेक्टर a है, a का x नेगेटिव है, y क्या है पॉजिटिव, तो ये तो ऑपोजिट आ गए। देखिए किसी और में आ सकते हैं ऑपोजिट, वो भी देख लेते हैं। थर्ड में तो दोनों नेगेटिव है, वो तो हम बात ऊपर कर चुके हैं। जबकि फोर्थ में देखें y नेगेटिव है जबकि x क्या है पॉजिटिव, तो आपके पास x पॉजिटिव और y क्या आ गया नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं कि दोनों जो कंपोनेंट ऑपोजिट होंगे वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो ये तीन छोड़ थे। अब बेटे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2.4 की स्टेटमेंट है इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज नॉट 0 कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी 0 एक्सप्लेन। बच्चों सादा सा सवाल है कि अगर वेक्टर के किसी एक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 0 ना हो तो क्या वेक्टर पूरे का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है। देखिए जरा बेटे आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड जो होता है ना, सपोज दैट वेक्टर a है, इसका मैग्नीट्यूड होता है इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर और इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर और अंडर रूट। सपोज दैट मैं यहां पे कहता हूं जी कि ay जो है वो क्या है 0 है। जब मैं ay को 0 पुट करूंगा तो ax स्क्वायर प्लस 0 अंडर रूट आ जाएगा। जवाब क्या आ जाएगा ax स्क्वायर अंडर रूट, ये कट जाएगा
तो a का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो सारा का सारा आ जाएगा उसके x कंपोनेंट के बराबर। तो बेटा ये जीरो तो ना हुआ, तो जवाब हम इसका क्या लिखेंगे? नो, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज नॉट जीरो देन इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी जीरो। अगर कोई एक कंपोनेंट भी जीरो नहीं है तो हम उसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड जीरो नहीं लेंगे। आइए जी नेक्स्ट है 2.5, कैन ए वेक्टर हैव ए कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड? क्या वेक्टर का कंपोनेंट एक हिस्सा उसके ओवरऑल मैग्नीट्यूड से ग्रेटर हो सकता है? तो बच्चों ये सवाल से ही पता लग रहा है कि ऐसा नहीं है। कैसे? जरा आप बेटे देखें कि आपके पास दो मैग्नीट्यूड दो कंपोनेंट या तीन हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं, ये ए है ना, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, सपोज दैट। अब बेटा ना इन दोनों कंपोनेंट से मिलके ये वेक्टर बना है, दोनों कंपोनेंट से मिलके ये बना है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में भी इक्वल तो हो सकता है लेकिन ग्रेटर जो है वो नहीं हो सकता। कैसे भी इक्वल भी कैसे हो सकता है? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ए वाई को 0 पुट किया था, तो आपके पास फिर जाके इसका एक कंपोनेंट जो है वो इसके बराबर आया था। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर मे बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है लेकिन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये भी केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द कंपोनेंट, और ओवरऑल जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है a का, वो इसे ax अकेले अगर इन दोनों की कोई ना कोई वैल्यू हो तो ये ग्रेटर ही होगा। कंपोनेंट ग्रेटर नहीं हो सकता, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.6 की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव ए नेगेटिव वैल्यू? बच्चों क्या वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसकी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? तो इसका भी जवाब बच्चों क्या है? नो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नेवर एवर बी नेगेटिव। कैसे? आप जानते हैं, एक तो पहली बात मैंने लिखी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है ना ये बेसिकली वेक्टर की लेंथ होती है। कॉमन सी बात है, वेक्टर की लेंथ होती है। वेक्टर के दो जो मेन हिस्से होते हैं, हेड, एरो हेड, और उसका जो लाइन सेगमेंट क्या है? लेंथ ही है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है। और लेंथ बच्चों नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरा, अगर हम बाय डेफिनेशन बाय फार्मूला बात करें, फार्मूला क्या होता है भला इसका? ए वेक्टर ही लें, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अंडर रूट। सपोज दैट एक वेक्टर है बच्चों 4i - 3j, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो a क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस y क्या आ जाएगा? -3 का स्क्वायर। अब देखें, एक कंपोनेंट नेगेटिव था जबकि दूसरा क्या है? पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव भी जो है वो उसका स्क्वायर लेने से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आप इसका जवाब निकाल सकते हैं 4 4 16 9 अंडर रूट 25, और जवाब आपके पास इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड बेटे नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर जो है उस फार्मूला में वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.7। 12.7 की बच्चों स्टेटमेंट है, इफ a plus b is equal to 0 what can you say about the components of two vector? मतलब बच्चों अगर आपके पास a plus b 0 हो तो आप इन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स के बारे में क्या कहेंगे? बेटा पहले आप a को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लें। a के आप जानते हैं ax ay az बनेंगे। x x में यूनिट वेक्टर क्या होता है? i, y में j और z में k। सेम इसी तरह b के भी कंपोनेंट लिख लेंगे। अब a जमा b इक्वल टू 0 है तो b दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इनके कंपोनेंट्स की वैल्यूज पुट कर दें, ax i ay j और az k। इस तरह सिमिलरली माइनस bx i by j और bz k। ये बेटे आपने ये वाला काम कर दिया। अब देखें जरा, ax i प्लस ay j
प्लस ए जी के। अब आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस बी एक्स आई माइनस बी वाई जे प्लस सॉरी ये भी माइनस आ जाएगा माइनस बी जी के। इनको आई को आई के बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स किसके इक्वल आ जाएगा माइनस बी एक्स के, ए वाई किसके इक्वल आ जाएगा माइनस बी वाई के, ए जी किसके इक्वल आ जाएगा माइनस बी जी के। तो बेटे जो कंपोनेंट हैं वेक्टर्स के वो इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो आपकी राय क्या बनी इनके बारे में, कंपोनेंट्स आर इक्वल in magnitude but opposite होंगे in direction। ठीक है जी। तो a प्लस बी अगर इज इक्वल टू 0 है तो उनके कंपोनेंट जो है बेटे वो एक दूसरे के बराबर तो होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.8 की स्टेटमेंट। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस would a vector have a component that are equal in magnitude, मतलब एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड कब बराबर होंगे। सादा बात, एक वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट सपोज ए एक्स और ए वाई, यहां में बना लेते हैं पहले। ए ये है ए वाई और ये क्या है ए एक्स। ये बेटे बराबर कब होंगे, कब ये बराबर होंगे, मतलब ए एक्स बराबर है ए वाई, कब ये होंगे। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है रिजल्ट मैंने लिखा है पहले ही कि अगर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो 45 डिग्री बना रहा हो तब ये कंपोनेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। आप पहले इसको प्रूव करते हैं। आप जानते हैं कि एक्स कंपोनेंट जो होता है ना, आप उसको लिख सकते हैं ए एक्स कोस थीटा और वाई को लिख सकते हैं ए वाई साइन थीटा। ठीक है जी। अब बेटे आप क्या कर लेंगे, ए एक्स ओवर ए वाई आपको उधर क्या चला जाएगा साइन थीटा ओवर कोस ऑफ थीटा। बात समझ आ गई बच्चों। अब आप आगे जरा चलिए, अगर आप आगे बात करें तो आपके पास ये होता है टेन ऑफ थीटा, ये क्या बन गया टेन थीटा और ये आपके पास आ गया ए एक्स ओवर ए वाई। थीटा आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ए एक्स ओवर ए वाई। बेटे ये दोनों बराबर हैं, अगर ये बराबर है तो ये कैंसिल आउट होंगे तो क्या आ जाएगा आपका थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स इनटू 1। आप जब इसका आंसर निकालेंगे तो थीटा आपके पास आएगा 45 डिग्री। तो जब दोनों एक वेक्टर का एक्स एक्सिस का एंगल जो 45 डिग्री बन रहा होगा तब उसके दोनों कंपोनेंट जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ए एक्स भी और ए वाई भी। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 2.9 है, इज इट पॉसिबल टू ऐड वेक्टर क्वांटिटी टू स्केलर क्वांटिटी। एक्सप्लेन भी करना है, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम वेक्टर को स्केलर में ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों इसका जवाब है नो, it is not possible, we cannot add vector into scalar quantity। इसकी रीजन क्या है बच्चों, आप जानते हैं कि वेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, क्या बोला, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बोथ आर बेसिकली, जो पहला रीजन है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। जो वेक्टर है बेटे, वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो चीजें होती हैं वेक्टर के पास। बट स्केलर जो है हैज ओनली, इनके पास सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड। तो ये इधर वाली डायरेक्शन किधर जाएगी अगर हम इनको ऐड करेंगे, तो ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर we cannot add, हम इनको जमा नहीं कर सकते वेक्टर्स विद स्केलर, हम वेक्टर्स को स्केलर्स के साथ जमा नहीं कर सकते। तो ये बेटे है क्वेश्चन नंबर 2.9। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.10। 10 की स्टेटमेंट है बच्चों, कैन यू ऐड 0 टू ए नल वेक्टर।
क्या आप जीरो को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं? बेटे इसका जवाब क्या है पिछले सवाल की तरह, नो, हम जीरो को नल वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है जी, क्योंकि जीरो जो आपके पास बच्चों है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि नल वेक्टर जो है वो वेक्टर है जिसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। अब चूंकि ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं इसलिए हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो इसका जवाब क्या होगा, नो वी कैन नॉट ऐड वेक्टर इनटू स्केलर। अब बेटे इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2.11, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड जो बच्चों हैं वो बराबर नहीं है। क्या है जी, कैन देयर सम बी जीरो, क्या इनका जवाब जीरो हो सकता है? तो इसका भी बेटे जवाब क्या है, नो देयर सम कैन नॉट बी जीरो। जीरो बेटे सिर्फ एक ही खाते में एक ही तरीके से हो सकता है, अगर एक वेक्टर सपोज दैट ये ए है और दूसरा वेक्टर आपके पास बी है, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, तो फिर इनका सम जो है वो जीरो हो सकता है, अदरवाइज अनइक्वल मैग्नीट्यूड वालों का सम जीरो नहीं हो सकता। अब बेटे क्वेश्चन नंबर है 2.12, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने वाला है, फोकस से समझिएगा। शो दैट, आपने प्रूव करना है इसमें कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं ऑफ इक्वल लेंथ। बच्चों दो आप कंसीडर, यहां पे इतनी स्टेटमेंट के लिए आप कंसीडर कर लें पहले दो वेक्टर्स को ए एंड बी, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और उनका मैग्नीट्यूड या उनकी लेंथ क्या है, सेम है, और इनका जो जवाब आएगा ना बच्चों, सम एंड डिफरेंस, सम भी और डिफरेंस भी, वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और उनका जवाब या उनका भी मैग्नीट्यूड या लेंथ क्या होगी, सेम होगी। इसको बेटे सोल्व करके देखते हैं। सम आप लोग जानते हैं कि सम को हम बोलते हैं कि हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है। डिफरेंस का मतलब क्या है कि हमने इनको आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये दोनों वेक्टर्स बच्चों आपस में क्या हैं, सर परपेंडिकुलर हैं। कंसीडर किया, पहले तो एक वेक्टर है बच्चों आपके पास, ये रहा वेक्टर ए, ठीक है जी। अब बी इसके बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे इसी की लेंथ के बराबर है। ये तकरीबन समझे कि ये ए और बी दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है। अब ये ए जमा बी हो रहा है बच्चों, इसका रिजल्ट है, आपने ए के हेड पे बी की टेल रख दी, इसका रिजल्टेंट ड्रा कैसे करेंगे आप, फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड आप मिला देंगे। ये बेटे आपके पास आ गया रिजल्टेंट, जो कि क्या आया, ए प्लस बी, सही हो गया। नेक्स्ट चले जरा, अब बेटे आपने इनका डिफरेंस भी निकालना है, इनको माइनस करना है आपस में, तो इसका क्या हल होगा। अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब b का नेगेटिव वेक्टर आपने a में क्या करना है, जमा करना है, तो b का नेगेटिव क्या होगा, ये बेटे आ गया b का नेगेटिव, सेम लेंथ बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, बात समझ आई बच्चों। अब इसका रिजल्टेंट बेटे बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप निकालेंगे, पहले की टेल से टेल और आखिरी के हेड से हेड। ये बेटे आ गया आपके पास इसका रिजल्टेंट, ये लीजिए, ये बेटे आ गया, इसको r डैश का नाम दे दें और ये है a माइनस बी, ठीक है जी। इन दोनों के बेटे मैग्नीट्यूड और या लेंथ जो है वो बराबर हैं, और आपने कहा कि इन दोनों के दरमियान एंगल जो बच्चों होगा वो क्या होगा। अब एंगल भी हमने निकालना है बेसिकली। अभी हमने क्या किया, क्या कह रहे हैं हम कि ये जो सम निकाला है और ये जो डिफरेंस निकाला है, जिस तरह a और b के मैग्नीट्यूड बराबर हैं और ये परपेंडिकुलर, इसी तरह ये r और r डैश जो है ये भी बेटे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं और इनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर है। मैग्नीट्यूड आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आप a प्लस b है, इसका बेटे मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट, तीसरा आप a माइनस b,
इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। वो क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस तरह से बेटा ये नेगेटिव स्क्वायर होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या आ गए बच्चों, बराबर आ गए। मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी आपस में क्या है, बराबर है। अब एक और चीज है बच्चों, आप इनका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनका एंगल आपस में कितना है। ये देखें ना, अगर आप जनरल बात करें तो आपके पास रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ एंगल बनता है 45 डिग्री, और इसी तरह से ए का इधर भी रिजल्टेंट के साथ क्या बनता है, 45 डिग्री। मैं ना एक डायग्राम और बना देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। ये बेटे वेक्टर है ए, इसी की लेंथ के बराबर का ये रहा रिजल्टेंट जो ये बना हुआ है, रिजल्टेंट आर, और इसी का ये रहा आर डैश। अगर इस ए को मैं यहां से निगलेक्ट कर दूं तो इनके दरमियान बेटे जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 बनता है। ठीक है जी, ये आसान है, मुश्किल नहीं है। बेसिकली जो रिजल्टेंट आपके पास आए हैं उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव का, और उनका वो भी आपस में ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2.3, इसकी तरफ चलते हैं। हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड। दो वेक्टर बेटे आपने लेने हैं और उनको अरेंज करना है किस तरह से, इफ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव द रिजल्टेंट। जब हम उनको कंबाइन करें, उनको ऐड करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट आए इक्वल टू द वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, उसका भी मैग्नीट्यूड उन वेक्टर्स के बराबर आए। सपोज दैट बेटे यहां पे मैं बनाता हूं एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी इसमें जमा हो रहा है, उसका भी मैग्नीट्यूड इसी के बराबर है। ये रहा बेटे, मैंने बना दिया ये वेक्टर बी, ठीक हो गया। इसका मैग्नीट्यूड आपने ख्याल रखना है दोनों का सेम रहे, ये यहाँ पे। अब रिजल्टेंट अगर हम इनका ड्रा करना चाहते हैं बच्चों तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, पहले की टेल से टेल और आखिरी के हेड से हेड। ये है रिजल्टेंट ए प्लस बी। अब इस तरह से इन दोनों, बल्कि आप कह रहे हैं ये तीनों जो साइड है ये भी लेटरल ट्राइएंगल एक तरह की बन गई है, मतलब जिसकी तमाम साइड बराबर हैं। तो जब हम वेक्टर्स पे इस तरह से ऐड करेंगे तो इनका जो सम आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, उसका भी मैग्नीट्यूड इनके बराबर आएगा। या दूसरे अल्फाज में बेटे जब आप इस ए और बी की तरह एंगल कितना रखेंगे, 120 डिग्री, तब भी जो आपका रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। वो कैसे, यहाँ पे तो आपको बज़ाहिर नजर आ रहा है कि एंगल कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। यहाँ पे भी आपको लग रहा होगा कि 60 बन रहा है, लेकिन बेटे एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एंगल आप हमेशा वेक्टर्स की टेल्स को मिला के डिफाइन करते हैं या आप मेजर करते हैं। तो अब ये ए का हेड है जबकि बी की टेल है, एंगल अगर आपने मेजर करना तो आपको दोनों की टेल्स को मिलाना पड़ेगा। तो ये इमेजिनरी तौर पे ए को इंक्रीज कर दें। अब बेटे ये जो दरमियान में एंगल बनेगा ये एंगल है 120 डिग्री। तो आपकी बुक में या आपकी बुक्स में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जब दोनों वेक्टर्स का एंगल 120 डिग्री होगा तब ये जो वेक्टर हैं इनका सम क्या होगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो बेटे ये था 12.3। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 2.14 को।